आधुनिक भारत के इतिहास में ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। स्पेक्ट्रम के सीरीज में अभी तक मैं 10 वीडियो बना चुका हूँ, अब ये 11वां वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने वापस लिया, उसके बाद क्या नेशनल लेवल पे जो गतिविधियां हमारे देश में घटी उसको हम देखेंगे। खास करके इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। ये वीडियो लगभग 20 या 25 मिनट का होगा, ठीक ना। तो इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसका मैं नीचे प्लेलिस्ट दे दिया हूँ, आप उसको एक बार जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे का वीडियो देखने के बाद ही आपको ये वीडियो जो अच्छे से आएगा, समझ में आएगा। और मान के चलिए मेरा पूरे स्पेक्ट्रम का पूरा वीडियो लगभग मेरा 12 या 13 वीडियो हुआ है, और सब वीडियो मुश्किल से ऑन एवरेज जो है ना 20 या 15 मिनट का है, कोई आधा घंटा का भी है। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट यही कि इसको स्पीड बढ़ा के आप लोग इस वीडियो के बार ज़रूर देखें, और विश्वास कीजिए कि ये जो मैं नोट्स जो आपने हैंड रिटन नोट्स से मैं आपको वीडियो बना के दिया हूँ, इससे लगभग स्पेक्ट्रम का पूरा निचोड़ हो गया है। मतलब स्पेक्ट्रम यही है जितना मैं बताया हूँ। पीटी के लिए स्पेक्ट्रम में से इतना ही पढ़ना है। और मैं हालांकि 3-4 साल पहले नोट्स बनाया था, लेकिन जो कुछ नोट्स हमको लगा कि नहीं, कुछ शॉर्ट में मैं पहले नोट्स बना लिया था अपने पढ़ने के। लेकिन अभी मैं फिर से आज जो नोट्स बनाया हूँ इसका, जो आपके सामने भी दिख रहा होगा, पहले वाला नोट्स मेरा बहुत उसमें शॉर्ट में मैं लिखा था, लेकिन फिर जब नहीं, जब पढ़ाया जाता अच्छे से ही पढ़ाया जाता। कि देखिए पढ़ाने का मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे हिस्ट्री में कहीं से भी आ जाए। तो पुराने वाले नोट्स में क्या था, बहुत हम कम शॉर्ट में लिखे, तो हाँ सिर्फ अपने लिए बनाए थे। लेकिन इस बार जो है सोचे नहीं, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं जो है नया नोट्स बनाया हूँ। और देखिए इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी नोट्स पे आएगा, इतना आप विश्वास रखिए। चलिए तो आइए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे कि आपको पता है कि हम बता दिए थे कि 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या ले लिया, वापस ले लिया। उसके बाद देश की राजनीतिक गतिविधि, वही स्वराज पार्टी की कुछ चुनाव भागीदारी होती है। उसके बाद लगभग देश की जो राजनीतिक गतिविधि जो है 3-4 साल के लगभग ऑफ रहती, बंद रहती। अब आइए सीधे आ जाइए कब, साइमन कमीशन पे। कब आ जाइए, साइमन कमीशन आएगा। देखिए इस समय क्या हुआ कि आखिर साइमन कमीशन गठन क्यों हुआ। इस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश ने ये साइमन कमीशन को कह के भेजा कि आप इस बात का पता लगाइए, क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाए, और अगर दिए जाए तो उसका स्वरूप कैसा है, कैसा हो, ठीक है। तो बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो साइमन जो कमीशन आयोग जो इंडिया आती है, उसका पर्पस क्या था आने का, कि वही कि भारत में संवैधानिक अधिकार किस तरह से दिया जाए, और दिया तो उसका स्वरूप कैसा, उसका नेचर क्या हो, ठीक ना। तो साइमन कमीशन का गठन किया गया, गठन याद रखिएगा नवंबर 1927 में का गठन हुआ, ठीक ना। और इसमें 7 मेंबर थे। कौन थे? 7 सदस्य थे, भी ध्यान रखिएगा। 7 सदस्य थे, और 7 क्या थे? अंग्रेज थे। ध्यान रखिए, कौन पूछ चुका है, 7 क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक ना। इंडिया आगमन इसका हुआ 3 फरवरी 1928 को। कहाँ? बम्बई में होगा, ठीक ना। तो ये साइमन कमीशन जहाँ जहाँ इंडिया गया, जहाँ जहाँ इंडिया जिस शहर में घूमा, सब जगह जो इसका क्या किया गया, विरोध किया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो गठन कब हुआ? 1927 में। इसका इंडिया आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को बम्बई में तट पे, बम्बई बंदरगाह पे आया। रिपोर्ट अपना ये कब प्रकाशित किया? 1930 में प्रकाशित किया। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। तो साइमन कमीशन का विरोध हम लोग ने इसलिए किया था क्योंकि देखिए इस कमीशन को काम क्या दिया गया था, कि क्या इंडिया को किस तरह के संवैधानिक अधिकार दिया जाए, उस पर डिस्कस करने के। लेकिन एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, सारे इसमें अंग्रेज ही थे। इसलिए यहाँ पे हमारे देश में साइमन गो बैक का, जहाँ जहाँ ये साइमन कमीशन गया वहाँ वहाँ इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा आखिर हमने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। विरोध यही किया कि सारे ऑल जो मेंबर्स थे इसके क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए हमने इसका क्या किया, विरोध किया। और इसे ध्यान रखिएगा 1927 में ही कांग्रेस का बैठक हुआ था मद्रास में। डॉक्टर अंसारी जो है इनके अध्यक्ष थे। यहीं पर साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा, ये क्या किया गया था, निर्णय लिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि साइमन कमीशन के विरोध का जो है ना, विरोध में कौन कौन भाग लिया? मुस्लिम लीग भी भाग ले रही है, हिंदू महासभा भी भाग लिया, कांग्रेस में भी भाग लिया। मतलब कई पार्टी ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था। लेकिन देखिए मुस्लिम लीग में 2 गुट था, एक गुट का नाम था जिन्ना गुट, और एक गुट का नाम था सफ़ी गुट। लेकिन मुस्लिम लीग का जो सफ़ी गुट था, मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी और पंजाब की जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, इन्होंने साइमन कमीशन का क्या किया, कमीशन का समर्थन किया। मतलब ये जो इसका विरोध नहीं किया इन तीनों ने, ध्यान रखिएगा।
कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ देता है मैचिंग में कि यूनियनिस्ट पार्टी कहाँ एक्टिव थी, पंजाब में, ये सरकार भी वहाँ बनाई। मद्रास में कौन थी, जस्टिस पार्टी भी थी, ये भी कई बार सरकार बनी थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये हो गया 1927 का अधिवेशन। आगे देखिए कि साइमन कमीशन का हमने पूरा विरोध किया, ठीक ना, और जहाँ जहाँ ये गया उसमें हमने इसका क्या किया, विरोध ही किया था। तो अब यहाँ देखिए क्या है कि उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग ने साइमन कमीशन का विरोध किया तो अब नेक्स्ट जो घटना होगा वो होगा नेहरू रिपोर्ट। इसमें देखिए क्या है, ये रिपोर्ट क्यों, आखिर क्या वजह था इसका। देखिए इस समय का एक भारत सचिव जो थे उनका नाम था लॉर्ड विकर कनलैंड। क्या नाम था, लॉर्ड विर कनलैंड। उन्होंने हम भारतीयों को चुनौती दिया कि अगर आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, आप लोग अपनी सहमति से एक खुद अपना एक संविधान कैसा आपका हो बता के हमको बना के बताइए। तो हम लोग ने इस चुनौती को एक्सेप्ट किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक हमने समिति गठित किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता हमने एक समिति गठित किया और इसमें अन्य कौन कौन मेंबर थे, अली इमाम थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, MS एनी भी थे, मंगल सिंह भी थे, शोएब कुरैशी भी थे, GI प्रधान भी थे और तेज बहादुर सप्रू, ये लोग मेंबर थे किसके, नेहरू समिति के। अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इन लोगों को गठित किया गया किसके लिए, कि एक संवैधानिक रूपरेखा क्या कीजिए, आप अपने लिए तैयार कीजिए। और फाइनली जो है नेहरू रिपोर्ट जो है ना कब प्रस्तुत हुआ, ये प्रस्तुत हुआ अगस्त 1928 को, ध्यान रखिएगा कब हुआ, अगस्त 1928 को जो है ना नेहरू रिपोर्ट क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। तो अब जो है ना जब नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो थोड़ा सा हम आपको ये बताना चाहते हैं आखिर नेहरू रिपोर्ट में था क्या। देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित हो गया, हालांकि साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया था, 1930 में दिया था। तो अब हम थोड़ा सा आपको मतलब कि स्पेक्ट्रम का, क्योंकि उतना लिखना संभव यहाँ नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको नेहरू रिपोर्ट ने क्या क्या हमने लिखा था उसमें और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया उसमें क्या क्या कुछ बातें था जो इम्पोर्टेंट, जो कि PT के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको सामने दिख रहा होगा कि ये देखिए सबसे पहले रिपोर्ट आई थी नेहरू रिपोर्ट। इसका हम कुछ आपको मेन बात कह रहे हैं। इसमें क्या क्या सिफारिश इस रिपोर्ट में किया गया था। पहला कि भारत को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज मतलब कि डोमिनियन स्टेट मिलनी चाहिए। उसके बाद केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश इसमें किया गया था, होना चाहिए। गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक अधिकार दिया जाए, मतलब कि उसको सिर्फ जो है जैसे कभी राष्ट्रपति को क्या है सिर्फ संवैधानिक अधिकार है, वो सिर्फ उनका साइन करने का काम है, और भी काम है, लेकिन यहाँ भी वही बात था कि गवर्नर जनरल सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, संवैधानिक प्रमुख रहेंगे। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट ने सबसे बड़ी बात क्या कहा था कि जो पृथक निर्वाचन प्रणाली को खत्म करके सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव कराए जाएं, मतलब कि जो 1909 में जो मुस्लिम को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी 1919 में दी गई थी, उसको अब खत्म करके सामूहिक, जो कि अभी हमारे देश में वर्तमान में चल रही है, वही चुनाव प्रणाली को नेहरू रिपोर्ट ने बात मतलब कि शामिल करने की बात की थी। एक और इसमें नागरिकों को मौलिकाधिकार देने की बात की गई थी और जो भी चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये भी इसमें बात कहा गया था। और उच्चतम न्यायालय होगा, UPSC होगा, ये सब भी इसमें सिफारिश की थी। मेनली क्या था कि डोमिनियन स्टेट का इसमें डिमांड किया गया था। समय अधिकार किसको दिया जाएगा, सिर्फ गवर्नर जनरल को रहेगा। और यहाँ पृथक निर्वाचन प्रणाली को पूरी तरह खत्म करने की क्या की गई थी, बात की गई थी। और बाद में इसी पर जो है ना जिन्ना जी को जो है ना आपत्ति दर्ज होगा। बाद में आएगा क्या, जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग, ये ध्यान रखें। और एक वयस्क मताधिकार भी याद रखें, क्योंकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ देगा कि नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी सिफारिश की गई थी, तो क्या कीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा तो आप उसमें ABC में ऑप्शन छांट के बना सकते हैं। फिर देखिए 1930 में जब साइमन कमीशन का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, देखिए उसने वो क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा है भारत को औपनिवेशिक स्वराज शीघ्र देने की सिफारिश नहीं की, मतलब कि इंडिया को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद केंद्र और प्रांत में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं होनी चाहिए। गवर्नर जनरल के अधिकार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिक आधार पर चुनाव जारी रखना चाहिए। नागरिकों को मताधिकार नहीं मिलना चाहिए। वैध मताधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो इसने कहा नेहरू पर वो सब इसका उल्टा किया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक कंपेयर में क्या होगा, काम आएगा और आपको इतिहास को और अच्छे से समझने में जो है ना जवाब देने में भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो आगे देखिए इसमें वही फिर जिन्ना का मार्च 1929 में क्या आएगा, 14 सूत्रीय मांग आएगा, जिसमें मतभेद हो गया क्योंकि जिन्ना चाहते थे कि मुसलमानों को आरक्षित किया जाए, पृथक निर्वाचन रहा जाए। तो इस दिक्कत से जो है जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग आया और जिससे जो है नेहरू रिपोर्ट भी क्या हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया और ये मतलब असफल हो गया, ध्यान रखिएगा। और देखिए
अब 1929 का समय आ गया और इसी समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने एक भारतीय स्वतंत्रता लीग का क्या किया था, गठन किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसी समय जब नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस काफ़ी यंग थे, ये लोग मतलब कुछ और चाहते थे, ये डोमिनेशन का दर्जा लोग नहीं चाहते, ये पूर्ण आज़ादी मिले। इन लोग के लिए इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग का क्या किया, गठन किया। किन दोनों ने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस से, ध्यान रखिएगा। अब आइए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब नेहरू रिपोर्ट भी वो सफल हो गया तो अब आएगा दिसंबर 1929। यहाँ पे क्या हुआ कि इसी समय जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के मन में ये था कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा नहीं मांगना चाहिए बल्कि पूर्ण स्वराज। देखिए, डोमिनेंट स्टेट का दर्जा का मतलब सिंपल यही है कि हमारा जो भी काम होता वो ब्रिटिश हुकूमत के नाम से होता, लेकिन हमारे देश में अपनी सरकार होती। जैसे कि अभी सिंपल समझिए कि देश में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के नाम से सब काम होते हैं। तो डोमिनेंट का दर्जा का मतलब सिंपल यही था कि सारे काम ब्रिटिश के नाम से होता, लेकिन हमारे भी जो है ना सरकार होती, ये था उसमें, ठीक ना। तो अब जो है, जो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, एक और आदमी थे सत्यपाल, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमको डोमिनेंट स्टेट नहीं चाहिए बल्कि आपको पूर्ण आज़ादी चाहिए। मतलब कि कोई किसी तरह का जो ऊपर, मतलब कि जो ना किसी, अब हमारे देश के नाम से सरकार चलेगी, सब कुछ मेरा होगा, यहाँ चुनाव होगा, हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमको डोमिनेंट का दर्जा नहीं चाहिए, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यही अध्यक्ष इसमें कौन बने, लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू बने। हालांकि इस अध्यक्ष बनने में चुनाव होता था प्रांतीय समिति का। 18 समिति में मात्र 3 ही समिति जो है प्रांत का ये चाहते थे कि नेहरू बने, लेकिन मतलब कि 18 में से 3 ही चाहते थे नेहरू क्या बने, अध्यक्ष। लेकिन गांधी जी का समर्थन था जवाहरलाल नेहरू को, इसलिए जवाहरलाल नेहरू क्या बन पाए, यहाँ पे अध्यक्ष बन पाए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, और यहीं पे पूर्ण आज़ादी की मांग किया गया। अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब हमको ना डोमिनेंट स्टेट का दर्जा हम बिल्कुल ही छोड़ दिए। हम लोग ने डिमांड किया कि नहीं, अब हमको चाहिए तो पूरा, ये नहीं कि आधा अधूरा चाहिए, लेंगे तो हम पूरा लेंगे, बस सिंपल सी बात है। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 31 दिसंबर 1928 को रावी नदी के तट पर पहली बार भारतीय जनता क्या किया गया, फहराया गया, भी पूछ सकता है। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस क्या किया गया, मनाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ना, हमने जो है ना पूर्ण आज़ादी का मांग कर दिया। अब देखिए घटनाक्रम सिंपल क्या होगा कि गांधी जी अब फिर से एक्टिव होंगे और गांधी जी यंग इंडिया, उनका एक पत्र था, उसके माध्यम से वायसराय, तत्कालिक वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्रीय मांग करेंगे। और 11 सूत्रीय मांग में था, जान लीजिए इसमें क्या क्या था, जैसे कि पूर्ण शराबबंदी हो, राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो, लगान में 50% की कमी हो, सेना और सिविल सेवकों के वेतन में कटौती हो। ये सब इनका 11 सूत्रीय मांग था, किनका, गांधी जी का। और गांधी जी ने कहा कि अगर इस 11 सूत्रीय मांग को नहीं माना जाएगा 31 जनवरी, कब इन्होंने डेट दिया, किसने, गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दिया वायसराय को कि अगर आप नहीं इसको मानोगे तो हम देश में जो है ना एक नया मूवमेंट क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। तो अब फाइनली वही हुआ, इरविन ने इनकी 11 मांगों को कोई ध्यान नहीं दिया। अब जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट आपका यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कई बार किसी तरह से पूछ सकता है, मैं आपको हर एक पॉइंट बता देता हूँ। सविनय अवज्ञा की शुरुआत सबसे पहली बार दांडी मार्च से हुई, ठीक ना। अब यहाँ देखिए गांधी जी का दांडी मार्च कब शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ। ये 5 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँच गए थे, ये पहुँच गए थे वहाँ दांडी, साबरमती से चले और दांडी गुजरात में एक, जैसे कि साबरमती से चले और दांडी एक तट का गुजरात में एक तट पर नाम है, वहाँ पहुँचे कब, 5 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया, नमक कानून तोड़ा। और जैसे ये कानून तोड़ा उसी के साथ ही जो है ना सविनय अवज्ञा क्या हो गया, शुरू हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जो इस बार जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछा कि सविनय अवज्ञा कब शुरू हुआ, तो ध्यान रखिएगा सविनय, पहले दांडी मार्च हुआ, दांडी मार्च जब खत्म हो गया, जब नमक कानून टूट गया, तब सविनय अवज्ञा क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। इस सब क्वेश्चन काफ़ी उलझाऊ है कि सविनय अवज्ञा कब शुरू हुआ। पहले दांडी मार्च हुआ, दांडी मार्च गांधी जी 15 अप्रैल को आए, 6 अप्रैल 1930 को तब से जो है नमक कानून जब तोड़े तब सविनय अवज्ञा क्या हुआ, शुरू हुआ। ये आप ध्यान रखें। और बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया कि सविनय अवज्ञा कितने दिन चला, 24 दिन चला। और कितना किलोमीटर, 240 किलोमीटर जो है ना दूरी गांधी जी क्या किए थे, तय किए थे। देखिए
किलोमीटर को लेकर कई के किताब में कई बातें, लेकिन 240 ही जो है ना इसका एग्जैक्ट आंसर है। चलिए अब देखिए, जब गांधी जी 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिए समुद्र का पानी उबाल कर, अब देखिए क्या हुआ, अब इस आंदोलन का पूरे देश में प्रसार होगा और कई यात्राएं होगी। आइए, पहला तमिलनाडु में राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम के तक क्या किया था, इन्होंने आपका यात्रा किया था, और ये तंजौर के तट पे हुआ था, याद रखिएगा। फिर देखिए मालाबार केरला में क्या हो रहा है, के कलप्पन ने कालीकट से लेकर पेय्यानूर तक यात्रा किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। असम में यहाँ भी कुछ लोगों ने सिलहट से लेकर कहाँ तक, नवाखली, ये कहाँ नवाखली कहाँ है, तट पर, यहाँ तक यात्रा किया। उड़ीसा में भी नमक यात्राएं किया गया, और आंध्र प्रदेश में शिबरम की स्थापना की गई थी ताकि लोग पैदल यात्रा कर सके। ये सब क्या था, ये सब यात्रा था, ये सब ध्यान रखिएगा। कहाँ किसने किया, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये सब याद रखना चाहिए। पूरी जगह कहाँ के, ये तमिलनाडु में कौन किया, मालाबार में कौन किया, ये सब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए और क्या गतिविधि होता है। पेशावर में कौन थे, यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्होंने एक खुदाई खिदमतगार का गठन किया था, इसको लाल कुर्ती भी कहा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इस संगठन को लाल कुर्ती भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। मणिपुर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 वर्षीय नागा रानी किशोरी गौडिलन्यू ने भाग ली, और बाद में जब ये नेहरू जी यहाँ गए तो इनको रानी की क्या दिया था, उपाधि दिया था, और पहाड़ों की रानी कहा था किसको, इस गौडिल्य को, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका, देख लीजिएगा। एक और घटना धरासना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, धरासना में क्या हुआ था, जो है ना हमारे सत्याग्रही जो यहाँ धरना दे रहे थे, ठीक ना, तो यहाँ कौन कौन लोग थे, एक तो फैनु नायडू थी, इमाम साहब थे, और मानिक लाल थे, धरना दिया। और इसमें यहाँ ने पुलिस ने बहुत ही क्रूरतापूर्ण प्रदर्शन को दबाया, मतलब काफ़ी हमारे सत्याग्रह पर काफ़ी जुल्म ढाए गए, और इस जुल्म की कहानी जो एक मिलर नाम के पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार थे, उसने इसका अच्छा वर्णन किया था। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि धरासना नामक जगह पर जो भी घटना हुआ, जो भी पुलिस के द्वारा बर्बरता किया गया, इसका जो है ना किस पत्रकार ने व्याख्या किया था, वर्णन किया था, नाम था मिलर, ये अमेरिकी पत्रकार था, ध्यान रखिएगा, आदमी का नाम है मिलर, ध्यान रखिएगा। अगला, इस मूवमेंट में कुछ जादुई लालटेन का एक गतिविधि था, इसका मेनली काम क्या था, गांव तक नेशनल मैसेज को पहुंचाना, राष्ट्रीय स्तर का मैसेज जो गांव तक पहुंचे, उसके लिए जादुई लालटेन का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, मतलब इस संगठन था। क्वेश्चन पूछेगा कि जादुई लालटेन किस आंदोलन में बहुत फेमस था, सविनय में था, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। और बच्चों ने बनाया बानर सेना, और लड़कियों ने मंजरी सेना बनाई, ये भी पूछ सकता है, मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और असम में कनिंघम सर्कुलर एक जारी किया था ब्रिटिश ने, उसके खिलाफ क्या हुआ था, विरोध हुआ था इस मूवमेंट के दौरान। आगे देखिए फिर 1930 में क्या हो गया, आपको पता है कि 7 कमीशन का रिपोर्ट प्रकाशित हो गया, और इसमें डोमिनेंट स्टेट का चर्चा तक भी नहीं, आपको पहले बता दिया, इसमें डोमिनेंट स्टेट दिया जाएगा, इस पर चर्चा भी नहीं हुआ, ठीक ना। आगे देखिए क्या होगा, अब यहीं पे वायसराय ने कहा कि एक गोलमेज सम्मेलन हम बुलाएंगे लंदन में, और इंडिया के लिए आगे क्या मिलना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस समय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच कुछ मतभेद थे, इस मतभेद को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, पूछा क्वेश्चन, तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकार को कांग्रेस और सरकार के बीच शांति स्थापित करने हेतु क्या किया, नियुक्त किया। क्योंकि देखिए इस समय ब्रिटिश सरकार ने 11 सूत्रीय मांग भी नहीं माना था, ठीक ना, और साइमन कमीशन का भी हम लोग विरोध किए थे, तो कांग्रेस और ब्रिटिश शासन के बीच काफ़ी दूरी थी, तो बातचीत कुछ हो सके कांग्रेस और सरकार के बीच में, इसके लिए किसको नियुक्त किया गया था, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर, ये आप नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब देखिए वही मूवमेंट चल रहा था, इसी दौरान क्या हुआ, अब लॉर्ड इरविन को लगा कि नहीं, अब गांधी जी का जो 11 सूत्रीय मांग था उस पर बातचीत करनी चाहिए। तो 5 मार्च 1931 को मोस्ट इम्पोर्टेंट डे याद रखिएगा, क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। डेट याद रखिए 5 मार्च 1931। उसके बाद जो है ना अगला कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ, कराची में हुआ, और गांधी इरविन समझौते को यहाँ पे क्या कर लिया गया, मान लिया गया। ध्यान रखिएगा पहले कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था 28 तारीख को, लेकिन अब देखिए कांग्रेस का अधिवेशन कब हो रहा है, मार्च में ही हो रहा है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है
ये तो हो गया गांधी इनमें समझौता इसलिए हुआ था ताकि गांधी जी को राउंड टेबल मीटिंग, गोल मेज सम्मेलन में वहाँ इंग्लैंड लेकर चला जाए, इसलिए हुआ था। अब आइए देखते हैं गोल मेज सम्मेलन। बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, आइए करते हैं। देखो गोल मेज सम्मेलन क्यों हुआ। पहली बात, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में काफ़ी बातें क्या थी, अस्पष्ट थी, क्या होगा नहीं होगा, इसका कोई चर्चा उस रिपोर्ट में नहीं किया गया था। इसी पर स्पष्टता के लिए बात करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था और इंडिया का क्या आगे होगा उस पर चर्चा के लिए भी राउंड टेबल मीटिंग या गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए राउंड टेबल मीटिंग का क्या मतलब, सिंपल सा मतलब ये है कि समझिए गोल टेबल है इस तरह का, यहाँ वहाँ का पीएम बैठता था, कहाँ का, इंग्लैंड का, बाकी हमारे सारे प्रतिनिधि यहाँ आपस में बैठ के क्या करते थे, बातचीत करते थे, इसको कहा राउंड टेबल मीटिंग। और पहली बार ब्रिटिश और हमारे देश के भारतीय एक साथ आमने सामने इसी गोलमेज सम्मेलन में क्या किए, बात किए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आपको पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरा हुआ 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। इसमें कांग्रेस ने क्या लिया, भाग लिया, क्योंकि इसके पहले ही गांधी इनमें समझौता हो गया था और इस बात पर सहमति बनी थी, गांधी जी वहाँ क्या लेंगे, भाग लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब गांधी इनमें समझौता हो गया तो 29 अगस्त 1931 को गांधी जी लंदन के रवाना हुए थे। किस जहाज़ से, राजपूताना जहाज़ से। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, गांधी जी किस जहाज़ से गए, राजपूताना जहाज़ से गए। इनके साथ कौन कौन थे, महादेव देसाई थे, मदन मोहन मालवीय थे, देवदास गांधी थे, घनश्याम दास बिरला थे और मीराबेन गांधी जी के साथ थी इस जहाज़ में, जो कहाँ गए थे, लंदन गए थे। लेकिन गांधी जी जिस पर्पज़ से गोलमेज सम्मेलन गए वहाँ तो बात हुआ ही नहीं और वार्ता क्या हो गई, असफल हो गई। गांधी जी 28 दिसंबर 1931 को इंडिया वापस आ गए और पुनः 29 दिसंबर 1931 को सोविनिया अवज्ञा क्या हो गया, शुरू हो गया। ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौते के बाद जो है ना सोविनिया अवज्ञा को रोक दिया गया था, लेकिन जब गांधी जी का जिस पर्पज़ से वहाँ गए जब पूरा नहीं हुआ तो फिर आके सोविनिया क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। और तीसरा अधिवेशन कब हुआ गोलमेज का, 17 नवंबर 1932 से लेकर 14 दिसंबर 1932 तक। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो अब क्वेश्चन बीपीएससी ये पूछा कि प्रथम गोलमेज कब हुआ। देखिए ऑब्वियस सी बात है, शुरू कब हुआ, 29 में हुआ, इसे 30 मारिएगा। पहला 30 में हुआ, दूसरा कब हो रहा है, 31 में, सॉरी पहला 30 में हो रहा है, दूसरा कब हो रहा है, 1931 में हो रहा है और तीसरा कब, 1932 में। तो 30, 31, 32, पहला 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 1932 में। ये आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ चुका है, ईयर पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब एक और फैक्ट बता देता हूँ। गोलमेज सम्मेलन में जो ना BR अम्बेडकर ऐसे एक भारतीय नेता थे जो तीनों मीटिंग में भाग लिया था। एक क्वेश्चन के बारे में पूछ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, गांधी जी जब आए तो पुनः सोविनिया अवज्ञा शुरू तो हो गया, लेकिन इस बार जो अंग्रेज ने तुरंत सब नेता गिरफ्तार कर लिया और अंततः क्या हुआ, अप्रैल 1934 आते आते भी सोविनिया अवज्ञा पूरी तरह क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो है इसी समय सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल जो है ना 1933 में ही गांधी जी को ना राजनीतिक नेता के रूप में असफल घोषित कर दिया था, क्योंकि फिर से सोविनिया जब समाप्त हो गया तो कई लोगों को लगा गांधी जी पता नहीं क्या करते हैं नहीं करते। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए घटनाक्रम इसमें क्या होगा। अब जब ये सब प्रक्रिया हो गया, इसी बीच में देखिए एक आएगा सांप्रदायिक पंचाट। क्या आएगा, सांप्रदायिक पंचाट। इसकी घोषणा देखिए कब हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। देखिए इसकी घोषणा प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, ये वहाँ के पीएम था इंग्लैंड का, उसने क्या किया था, एक समिति का गठन किया था, भारतीय मताधिकार समिति। उसका अध्यक्ष कौन था, लोथियन। तो लोथियन के अध्ययन के आधार पर ही 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट या कॉमनल अवार्ड की घोषणा किया। किसने, इस रेमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक ना। और इसमें क्या किया गया था कि जो हमारे देश के जो दलित जो समूह थे उसको अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या कर लिया गया था, शामिल किया कर लिया। मतलब कि दलित सिर्फ दलित को ही वोट देंगे, ये प्रावधान इस सांप्रदायिक पंचायत में किया गया था। इसके खिलाफ गांधी जी 20 सितंबर 1932 को ही क्या हो गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। ध्यान रखिएगा। और तब क्या हुआ कि मदन मोहन मालवीय, MC राजा, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी आदि के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 में गांधी जी एवं BR अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ। ध्यान रखिएगा। ये कहाँ, यरवदा जेल में ही हुआ था, क्योंकि गांधी जी इस समय यरवदा जेल में क्या थे, यरवदा जेल में बंद थे। ध्यान रखिएगा। तो सांप्रदायिक पंचायत में जो दलितों को जो आरक्षण दिया गया था या पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया था,
अब उसको ख़त्म करके क्या किया गया, आरक्षण बढ़ा दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग को 71 से 147 सीट दे दिया गया इस पुना पैक्ट के तहत, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट जो है ना आरक्षित किया गया। किन के लिए, दलितों के लिए। तो ये था आपका कौन, पुना पैक्ट। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये ध्यान रखिएगा, मैं बताना भूल गया, देखिए ये जो सांप्रदायिक पंचायत घोषणा कब हो रही है, 16 अगस्त 1932 को। लेकिन देखिए राउंड टेबल तीसरा मीटिंग कब हो रहा है, 19 नवंबर में हो रहा है। तो क्वेश्चन में अगर देगा कि कौन घटनाक्रम सजाइए, तो ध्यान रखिएगा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा पहले हो जाती है, और यहाँ तक कि पुना पैक्ट भी पहले हो जाता है, और तब आपका बाद में क्या होता है, तीसरा राउंड टेबल मीटिंग। ये अगर क्रम समय देगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे घटनाक्रम क्या है। जब पुना पैक्ट हुआ तो अब गांधी जी इसके बाद जो है ना सितंबर 1932 में ही एक अखिल भारतीय अस्पृश्यता या छुआछूत विरोधी लीग का क्या किया, गठन किया। अब गांधी जी का लगभग अब जो है ना गतिविधि लगभग दलित उत्थान में लग गया, और यहीं पे गांधी जी दलितों को जो है ना हरिजन नाम दिया था। ध्यान रखिए क्या नाम था, हरिजन। गांधी जी ने दलितों को क्या नाम दिया, हरिजन, ध्यान रखिए। और 1933 में जनवरी में हरिजन नामक पत्रिका भी क्या किया, गांधी जी ने शुरू किया। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और 7 नवंबर 1933 को वर्धा से, ध्यान रखिएगा, वर्धा से गांधी जी ने हरिजन यात्रा क्या किया था, शुरू किया था। अब वर्धा का जब नाम आया तो कुछ और सुन लीजिए। गांधी जी सविनय अवज्ञा शुरू होने से पहले जब वहाँ छोड़े थे साबरमती आश्रम, कसम खाए थे कि जब तक इंडिया को आज़ाद नहीं कर देंगे दोबारा हम इस आश्रम में नहीं आएंगे। तो गांधी जी उसके बाद वर्धा में एक आश्रम बनाए थे। वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। 1933-34 में ये आश्रम बना था, और इस आश्रम का नाम था सेवा आश्रम। क्वेश्चन पूछ सकता है, इस आश्रम का क्या नाम था, सेवा आश्रम। देखिए गांधी जी जीवन में 4 आश्रम खोलते हैं। एक तो पहला साबरमती आश्रम हो गया, उसके पहले वो साउथ अफ्रीका में एक आश्रम खोले थे। एक चंपारण सत्याग्रह के दौरान भितरवा गांव में आश्रम खुला है उनका, ये भी ध्यान। और ये कौन सा, ये वर्धा में आश्रम, इनका नाम क्या है, सेवा आश्रम। ये मैं बोल देता हूँ, आप फिर इसको फैक्ट ध्यान में रखिएगा। वर्धा से क्या शुरू किया था उन्होंने, हरिजन यात्रा। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है और कई एग्जाम में आ चुका है। आइए अब देखते हैं घटनाक्रम आगे क्या होगा। सिंपल 1937 में होगा प्रांत में चुनाव, क्योंकि आपको पता है इसी से 1935 का भारत शासन अधिनियम आ जाता है, और अधिनियम में ये बात प्रावधान था कि प्रांत में क्या होगा, चुनाव होगा। 1937 में प्रांत में चुनाव हुआ। कब, जुलाई 1937 में चुनाव हुआ, और कांग्रेस 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और असम प्रांत। लेकिन 2 जगह बाद में असम और पश्चिमोत्तर सीमांत में गठबंधन की सरकार बनी। इसका मतलब कुल मिला के 8 मंत्रिमंडल का गठन किया किसने, कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव में, ध्यान रखिएगा। और ये सरकार 28 माह तक चली। आपको पता है कि 1 सितंबर 1939 को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि हम लोग को बिना कहे इंग्लैंड ने युद्ध में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसके आगे क्या घटनाक्रम, एक होगा त्रिपुरी संकट, ये ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि 1938 में जो हरिपुरा में जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें सुभाष चंद्र बोस जो अध्यक्ष चुने गए थे। कहाँ, हरिपुरा में, ठीक ना। त्रिपुरी में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने क्या हुआ, पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। और ये जो पट्टाभी सीतारमैया थे, इसको खड़ा किसने किया था अध्यक्ष पद के लिए, गांधी जी ने खड़ा किया था। और गांधी जी जिसको सपोर्ट किए थे उसको किसने हरा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। बड़ी बात था उस समय देश की राजनीति के लिए। तो इस समय जब पट्टाभी सीतारमैया जब हार हो गई तो गांधी जी ने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है। इसका मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो गया। और ध्यान रखिए सुभाष चंद्र बोस को देखिए कितना वोट मिला था, 1580 मत मिला था, जबकि पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिला था। तो सुभाष चंद्र बोस क्या गए थे, अध्यक्ष पद का चुनाव क्या कर गए थे, जीत गए थे। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे, इस्तीफा दे देंगे, मतलब कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो थोड़ा सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जान लीजिए फैक्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ICS मतलब भारतीय सिविल सेवा में 1920 में ये चुने गए थे, ये ध्यान रखिएगा। फिर अप्रैल 1921 में ये त्यागपत्र दे दिए थे, क्योंकि जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में ये त्यागपत्र दे दिए थे, ठीक ना। इनके गुरु कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था, CR दास। एग्जाम में पूछ चुका है, CR दास थे। और 1934 में इन्होंने एक बुक लिखा था इंडियन स्ट्रगल, बहुत अच्छी बुक है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। 1934 में इंडियन स्ट्रगल कौन किताब लिखा, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। और मई
1929 में जब ये त्यागपत्र दिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और ध्यान रखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस के अंदर ही की है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हालांकि कांग्रेस ने इसको निष्कासित कर दिया 3 साल के लिए, ध्यान रखिएगा, किसको, सुभाष चंद्र बोस को। और बाद में गांधी जी जो है, देखिए गांधी और सुभाष चंद्र बोस में ठीक है कुछ मतभेद था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बहुत आदर करते थे। देखिए एक बात कौन ये बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस, सॉरी भगत गांधी जी बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ये देशभक्तों का देशभक्त है। कौन, गांधी जी। किसको बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस। और ध्यान रखिए, जब वहाँ पे सिंगापुर में जब ये सेनापति बनेंगे आज़ाद हिंद फौज की, तो गांधी जी से आशीर्वाद लेंगे रेडियो के माध्यम से कि सबसे बड़े बलिदान में हम देश के राष्ट्रपिता का क्या आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब देखिए मतभेद अलग चीज़ था, लेकिन रेस्पेक्ट, आदर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में बहुत था, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए घटनाक्रम क्या होगा कि मार्च 1940 में क्या होगा, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होगा और मुस्लिम लीग पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव इस अधिवेशन में किया कि हमको पाकिस्तान एक अलग देश क्या होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान शब्द जो है ना, एक रहमत अली चौधरी, ध्यान रखिएगा कौन थे, रहमत अली चौधरी ने दिया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि पाकिस्तान शब्द की संकल्पना या ये शब्द किसने दिया, रहमत अली चौधरी ने दिया था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए आगे क्या होगा घटनाक्रम, जब द्वितीय विश्व जब शुरू हो जाएगा 1 सितंबर 1939 को, तो अब हम लोगों को, भारतीय लोगों को बिना हम लोग से पूछे जो है युद्ध में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। अब जो है आएगा अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव में जो है ना हम लोग को बहलाने फुसलाने का काम होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं इसके पहले वाले वीडियो में अगस्त प्रस्ताव को अच्छे से पढ़ा दिया हूं। जब मैं भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाया हूं तो उसको मैं अच्छे से पढ़ा दिया हूं, मैं उसको यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा। हाँ, सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि इस अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या था। देखिए, भारतीय लोगों से समर्थन प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जब हार होने लगी, तो हम लोग का सहयोग प्राप्त करने के लिए वायसराय लिनलिथगो था इस समय, उसने लाया अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। ध्यान रखिए क्यों लाया, मैं इस पहले वीडियो में बना दिया हूँ। देखिए इसमें क्या क्या प्रस्ताव दिया, इसमें भारत को डोमिनेटर का दर्जा दिया जाएगा। बताइए, ये हमने मांग तो 1929 में ही छोड़ दिया था, अभी भी अंग्रेज यही बात अला पड़ा है। उसके बाद क्या बोला कि भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार एक समिति का गठन किया जाएगा। अब फिर इसमें पहला इंपॉर्टेंट यही बात है कि युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहली बार अंग्रेजों ने संविधान का बात क्या किया था, इसी अगस्त प्रस्ताव में किया था, आप ये ध्यान रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, तब गांधी ने शुरू किया व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब, 17 अक्टूबर 1940 को। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में सिंपल सा बात यह था कि हम आपके साथ युद्ध में नहीं हैं, ये प्रदर्शन करना था। इसको दिल्ली चलो भी कहा जाता है इस सत्याग्रह को, ठीक ना। पहले सत्याग्रही, कई बार एग्जाम में पूछ चुका, पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे, ध्यान रखिएगा। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और यही समय था जब गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी क्या किया, घोषित किया, ये बात ध्यान रखिएगा। और विनोबा भावे बारे में एक बात मैं बोल देता हूँ, ये जो थे ना, ये भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे। आज़ादी के बाद के आंदोलन में एक भूदान आंदोलन हुआ था, मतलब भूमि दान, मतलब कि जिन जमींदार के पास बहुत अधिक संपत्ति भूमि था वो गरीबों में दान करे, भूदान मूवमेंट किया था। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विनोबा भावे को ही गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, किसे गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है, क्या नाम है, विनोबा भावे, ये ध्यान में आप रखिएगा। और विनोबा भावे का कहाँ था आश्रम, पवनार में था, पवनार में, ध्यान रखिए पवनार में था, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। अब देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद अगला घटनाक्रम क्या होगा, अब फिर से आएगा क्रिप्स मिशन। क्या आएगा, क्रिप्स मिशन। कब आएगा, मार्च 1942 में। घटनाक्रम याद कब आया, याद रखिएगा। अब देखिए क्रिप्स मिशन में क्या क्या बातें कहा गया था, मैं पहले के वीडियो में संवैधानिक विकास के वीडियो में बता दिया, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ लिखा है क्रिप्स मिशन क्यों आया। भारत पर जापान का हमला का भय था तथा इंग्लैंड की कई जगह इस युद्ध में हार हो रही थी। हालांकि मित्र राष्ट्र बाद में भले ही ये युद्ध जीता, लेकिन इस समय 1942 में इनकी स्थिति काफ़ी खराब थी। रूस, अमेरिका आदि ने इंग्लैंड पर प्रेफर बनाया कि भारतीयों से सहयोग प्राप्त किया जाए। इसलिए मार्च 1942 में वहाँ के पीएम चर्चिल थे उसमें, कहाँ के, इंग्लैंड के, इंडिया में क्या भेजा, क्रिप्स मिशन। ये ध्यान रखें कौन में, क्रिप्स मिशन आया था, ठीक ना। और देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान था, इसमें मेन प्रावधान क्या था, भारत को डोमिनेंट राज्य के दर्जे के साथ ही भारतीय संघ बनाया जाएगा।
युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का चुनाव होगा। पहली बार चुनाव का बात किया गया संविधान सभा के लिए, ठीक ना। और ब्रिटिश सरकार संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को निम्न शर्तों के अधीन ही स्वीकार करेगा। पहला, कि संविधान जिन प्रांत को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से अलग हो जाएगा। अलग हुए राज्य को स्वयं का अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। ये किसमें कहा गया था? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में कहा था। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा क्या? पोस्ट डेटेड चेक, जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने बात क्या किया था? जोड़ा था। क्वेश्चन पूछा है पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा क्रिप्स के सिफारिश को? ये गांधी जी ने कहा था। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जब क्रिप्स मिशन भी फेल, तब अब अंतिम चारा गांधी जी का अंतिम राष्ट्रीय मूवमेंट होगा। नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए इसका घटनाक्रम देख लीजिए क्या होगा। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति का बैठक हुआ और यहाँ पे भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक ना। फिर 8 अगस्त 1942 को फाइनली बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया और यहीं से जो है ना आपका भारत छोड़ो क्या हो गया? शुरू हो गया। क्वेश्चन पूछा है भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 को का दिन क्यों प्रसिद्ध है? इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ? शुरू हुआ। और जैसे शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 को ही कांग्रेस के सारे नेता को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, जेबी कृपलानी को कहाँ रखा गया था? अहमदनगर जेल में रखा गया। ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें कुछ कुछ जो गतिविधि होता है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसाफ अली, सुचिता कृपलानी, बिजू पटनायक आदि ने ग्राउंड मतलब भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन में क्या लिया? भाग लिया। क्वेश्चन पूछा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में भूमिगत रहते हुए किन किन नेताओं ने आंदोलन जारी रखा? सबका नाम याद रख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आता है। और भी लोग ये मेन थे। एक और ध्यान रखिएगा, यूपीएससी पूछ चुका है कि बम्बई में किसने रेडियो स्टेशन स्थापित किया था इस आंदोलन में? उषा मेहता। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और इस आंदोलन में हमारे देश में कई जगह पैरेलल गवर्नमेंट मतलब कि समानांतर सरकार का गठन, मतलब कि ऊपर में तो ब्रिटिश है ही लेकिन स्थानीय लेवल पे उसके अलावा एक और सरकार है जो कि अंग्रेज़ के किसी भी शासन कानून को मानने से इनकार कर दिया। सबसे पहला सरकार कहाँ बनी थी? बलिया में। किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे। ध्यान रखिएगा। तामलुक में बना था, ये वेस्ट बंगाल में था। और फतारा, ये भी महाराष्ट्र में। यहाँ वाईबी चौहान इसके क्या थे? नेता थे। और ये सबसे लंबे समय तक ये जो है ना सरकार चली थी। ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ समांतर सरकार का गठन किया गया? तीनों नाम याद रखिए, बलिया यूपी, तामलुक वेस्ट बंगाल, सतारा महाराष्ट्र में। और फतारा वाला जो है सबसे लंबा है, वो 2 साल तक चला था। ये सब तो खैर 1-2 महीने चला था, लेकिन ये जो है ना 2 साल तक चला था। ध्यान रखिएगा। आगे आइए, क्या हुआ? गांधी को गिरफ्तार कर ही लिया गया था। अंग्रेज काफ़ी हिंसा भी कर रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ 10 मई 1943 को 21 दिन के लिए जो है ना गांधी जी ने उपवास की घोषणा कर दिया, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। तो जब उपवास की घोषणा गांधी जी कर दिए तो अब गांधी जी का स्थिति काफ़ी ख़राब हो गया था। अब पूरे देश में गांधी जी की रिहाई के लिए लोग एकजुट हो गए और गांधी की रिहाई हेतु, ध्यान रखिएगा, MS सनी, NR सरकार, HP मोदी ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया। देखिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी, ठीक ना, उसमें 3 लोग उसमें हमारे देश के थे। इसने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और गांधी जी अचानक से 21 दिन उपवास की घोषणा तो किए थे, लेकिन गांधी जी 7 मार्च 1943 को ही भूख हड़ताल वापस ले लिया और गांधी जी को अंततः 6 मई 1944 को क्या कर दिया गया था? जेल से रिहा कर दिया गया था। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1944 तक लगभग चला और यहाँ अब अंग्रेज को भी लग गया था कि अब इंडिया में अधिक दिन तक रहना अच्छी मतलब नहीं रख पाएंगे। तब तक क्या हुआ, जब उधर पूरे दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया था, मित्र राष्ट्र फिर से युद्ध जीत चुका था। अब 1945 में फ्रेश चुना हुआ कहाँ? इंग्लैंड में। और वहाँ लेबर पार्टी सत्ता में आई और प्रधानमंत्री एटली नाम का आदमी वहाँ PM बना जो लेबर पार्टी से था। उसने घोषणा किया कि हम आने वाले दिनों में इंडिया को क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन तब तक 1944-45 तक लगभग ख़त्म हो जाता है। अब आइए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाक्रम, एक आज़ाद हिंद फौज का घटना, इसको पढ़ना बहुत जरूरी। देखिए आज़ाद हिंद फौज क्या? देखिए
हमारे देश के कई सारे जो सैनिक जो है ना ब्रिटिश सेना में शामिल थे। उसी में से एक सेना का नाम था मोहन सिंह। क्या नाम था, ध्यान रखें, मोहन सिंह। इस मोहन सिंह ने पहली बार जो है ना आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। मतलब उन्हीं के मन में आज़ाद हिंद फौज का विचार आया था पहली बार। फिर क्या हुआ, 1941 में मलाया में इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है, इसका गठन किया गया। और फाइनली जो है ना सुभाष चंद्र बोस को 1943 में इस इंडियन नेशनल आर्मी का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा। देखिए सुभाष चंद्र बोस 1940 के बाद ऐसे रशिया, जापान होते हुए, जर्मनी होते हुए कहाँ चले गए थे, उधर जापान होते हुए उधर सिंगापुर तक पहुँच गए थे। और यहाँ जाके आज़ाद हिंद फौज का ये क्या कर रहे हैं, नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। आइए, सुभाष चंद्र बोस ने एक और काम किया, सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया और रंगून में इसका क्या बनाया, मुख्यालय बनाया। क्वेश्चन पूछ चुका है कि सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार गठन कहाँ किया, सिंगापुर में किया, और एक और मुख्यालय कहाँ बनाया, रंगून में बनाया। यहाँ तो था ही था लेकिन एक रंगून में था। क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। और जो सुभाष चंद्र बोस जो अस्थायी सरकार बना रहे हैं, इसको 8 देशों ने क्या दिया था, मान्यता प्रदान किया था। जर्मनी हो गया, जापान, सब ने क्या किया था, इस सरकार को मान्यता प्रदान किया था। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सुभाष चंद्र बोस ने झांसी रानी नाम का एक रेजिमेंट का क्या किया था, महिलाओं के लिए गठन किया था। इसमें ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने कर दिया आत्मसमर्पण, क्योंकि तब तक तो जापान पर एटम बम भी गिर चुका था। तो अब क्या हुआ, इन आज़ाद हिंद फौज के कुछ सिपाहियों पर दिल्ली के लाल किला में क्या चला, मुकदमा चला। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। 3 सैनिक का नाम याद रखिएगा, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खां और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, ठीक ना। इन तीनों का मुकदमा कहाँ चला, लाल किले दिल्ली में चला। और ध्यान रखिएगा, इस जो मुकदमे में भारत की तरफ से बचाव पक्ष के वकील कौन थे, भूलालाल देसाई। भूलालाल देसाई पूरे वकील का नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। और साथ में देखिए कौन कौन है, सप्रू, नेहरू भी थे। और इन सब का सहयोग के लिए काटजू और आसाफ अली भी यहाँ पे शामिल थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि लाल किले में जो मुकदमा चल रहा था आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर, उसके वकील का नेतृत्व प्रदान किसने किया, भूलालाल देसाई। ध्यान रखें। और पहली बार नेहरू जी यहीं पे कोट पहन के, जो काला कोट पहन के वकील के मतलब भेष में यहाँ आए थे पहली बार। ये भी क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगला घटना को देखिए क्या हो गया। बाद में इनको जो है ना आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को छोड़ दिया गया था। काफ़ी मूवमेंट देश में उसमें हुआ था इनके समर्थन में। बाद में तो अंग्रेजों को लगा नहीं, इनको छोड़ दिया था, इनको छोड़ दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बेबल योजना कब आया, 1945 में। 14 जनवरी 1945 को ये प्रस्तुत किया गया। इस पर बातचीत हेतु 25 जून 1945 को शिमला में क्या हुआ, बैठक हुआ। कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आज़ाद जो है ना इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। तो अब देखिए बेबल योजना में क्या था, उसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ, क्योंकि इसको पहले मैं पढ़ा दिया हूँ, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए बेबल योजना में सिंपल यही था कि इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अन्य पार्टी ने भाग लिया था। शिमला में प्रावधान किया था, अपवाद स्वरूप गवर्नर जनरल या तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। क्योंकि अभी तक सब अंग्रेज ही थे, अब सब लोग कौन होंगे, भारतीय होंगे। और कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या लगभग क्या होगी, बराबर होगी। इसमें किसमें कहा जा रहा है, इस बेबल योजना में कहा जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या फंस गया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम अलग होंगे, संख्या बराबर होगी, लेकिन जिन्ना को इस बात का आपत्ति था कि मुस्लिम के तरफ से सिर्फ मुस्लिम लीग ही अपने मंत्री नियुक्त करे, मतलब अपने लोग भेजे। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या किया, 2 नेता को, एक अब्दुल गफ्फार खां का और मौलाना अबुल आज़ाद का नाम प्रस्तावित किया। इसी बात से जो है ना कौन गुस्सा हो गए, जिन्ना जी गुस्सा हो गए। ध्यान रखिएगा, बेबल योजना असफल इसलिए हुआ, ठीक है हिंदू और मुस्लिम की संख्या बराबर होगी कार्यकारिणी परिषद में, ये बात सही है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कहा कि हम तो पूरे देश की पार्टी हैं, हम 2 अपने मुस्लिम लोगों को भी भेजेंगे। उसका नाम क्या रहेगा, मौलाना आज़ाद रहेगा और अब अब्दुल गफ्फार खां। इसी बात का विरोध कौन किए, जिन्ना जी ने किया। जिन्होंने कहा सिंपल कहा कि हम जो है मुस्लिम लीग ही सिर्फ मुसलमानों का क्या है, प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए मुस्लिम लीग के ही सारे लोग जो है इसमें शामिल होंगे। इसलिए जो है ये वार्ता क्या हो गया, असफल हो गया और बेबल योजना भी क्या हो गया, ठंडे बस्ते में चल गया। अब देखिए जब एटली जब प्रधानमंत्री बना तो उसके बाद यहाँ पे हमारे देश में क्या हुआ, 1945 में प्रांतीय चुनाव हुआ। केंद्रीय
परिषद का भी चुनाव हुआ और प्रांतीय चुनाव भी हुआ। इसमें कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता मिली थी, आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आएगा आप कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, डेट याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को। इसमें 3 मेंबर थे, कितने मेंबर थे? 3 मेंबर। आइए कैबिनेट मिशन का क्या था मैं दिखा देता हूँ। देखिए कैबिनेट मिशन क्या क्या कहा था इसमें, देखिए 3 लोग थे, नाम याद रखिए, पेथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर थे, 3 लोग थे। देखिए इसका मेनली काम क्या था कि शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का ट्रांसफ़र करना भारतीय लोगों में और संविधान सभा का गठन हो, इसका भी इसी का काम था। आइए देखिए इसने क्या क्या कहा, इसने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था पहली बात, और प्रांतीय विधानमंडल को 3 भाग में बांटा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ध्यान देखिए पार्ट ए में हिंदू बहुल था, पार्ट बी में मुस्लिम बहुल था और पार्ट सी में ये भी मुस्लिम बहुल था। 3 पार्ट में हमारे देश के राज्यों का क्या क्या था, बांटा गया था। और इसमें यह भी कहा गया था कि संविधान सभा का निर्वाचन प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य तथा प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। लगभग 10 लाख पर एक सदस्य चुना गया था और इसमें सब मिला कितने संविधान सदस्य थे? 389। ये पाकिस्तान को मिला के ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन तो चुनाव हुआ। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। बीपीएससी को क्वेश्चन पूछ चुका, कई एग्जाम में पूछ चुका है। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को, डेट याद रखिएगा। फिर जो है 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है ना उनके मंत्रियों ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शपथ लिया और अंतरिम सरकार इसी को कहा गया। अंतरिम सरकार में पीएम नहीं बने थे जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष बने थे, ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष। और तब जाके 9 सितंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुआ। उसके बाद हमारे देश में क्या हुआ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया और ये 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन जो योजना के तहत ही जो है भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ, बंटवारा हुआ और इंडिया जो है ना कब 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, आज़ाद हुआ। अब वही देख लीजिए, मैं वही सब बता ही दिया। जुलाई 1947 में चुनाव हुआ संविधान सभा का, सितंबर में अंतिम सरकार का गठन हुआ, 3 जून 1947 को लॉर्ड मेटन योजना आया और 15 अगस्त 1947 को भारत की क्या मिली, आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी तो मिली, इंडिया 2 भागों में क्या हो गया, बट भी गया। तो ये आपका पूरा आधुनिक भारत का जो है ना इतिहास था, जिसमें कि हमने गांधी युग को पूरा कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा 1-2 और वीडियो बनेगा जिसमें कि गवर्नर जनरल कुछ छूट गया, उसको मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो छोटा वीडियो होगा। इस तरह से आपका ये पूरा स्पेक्ट्रम मेरे तरफ से लगभग ख़त्म हो गया। आप लोग इसको 1 बार 2 बार 2 के स्पीड में देखिए और मैं सारा जो पीडीएफ जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। विश्वास रखिए, ये जो मैं जो हिस्ट्री का वीडियो बनाया हूँ इससे मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन अगर आएगा तो सबके लिए होगा, आपके लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो आप जो है ना उन लोग से कुछ बेहतर बना पाइएगा, मेरा ये दावा है। इसलिए आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसको आप देखिएगा।